नमस्कार विद्यार्थियों। तो कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की कक्षा में हम देखो, इसकी जो पहली कक्षाएं थी उस कक्षाओं में हमने सामाजिक भिन्नताओं को पढ़ा था। आज की कक्षा में हम शिल्प उत्पादन को पढ़ेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं शिल्प उत्पादन की। देखो, शिल्प उत्पादन के कार्य, यानी कि जो शिल्प का उत्पादन होता है उसमें हम कौन कौन से कार्य करते हैं। तो उनमें हम मुख्य 5 काम करते हैं, जैसे मनके बनाना, शंख की कटाई, धातु कर्म, मुहरेंग का निर्माण व बाट का निर्माण। याद हो गया 5 काम कौन कौन से। देखो, पहला काम क्या है, मनके बनाना, शंख की कटाई, धातु कर्म, मुहरों का निर्माण, बाट का निर्माण। 5 काम हो गया ना। अब मनके बनाने में प्रयुक्त पदार्थ कौन कौन से हैं, कि देखो कोई भी अगर हम सामान बनाते हैं तो उसके लिए हमें कुछ कच्चे पदार्थों की ज़रूरत होती है, जिससे हम उनके पक्के जो वस्तु होती है उसका निर्माण करते हैं। तो मनके बनाने के लिए जो प्रयुक्त पदार्थ है वो कौन कौन से है वो समझो। तो देखो, मनके बनाने के लिए हमें चाहिए एक तो कॉर्निलियन, जो एक सुंदर लाल का पदार्थ होता है, यानी सुंदर लाल रंग का पदार्थ होता है कार्निलियन। जेस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज और शेलखड़ी, ये सभी क्या है, पत्थर है। तो मनके बनाने के लिए हमें कुछ पत्थर चाहिए। तो 5 प्रकार के पत्थर कौन कौन से हैं, कार्निलियन, जेस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज और शेलखड़ी, ये 5 प्रकार के तो क्या चाहिए, हमें पत्थर चाहिए। और कुछ चाहिए क्या, धातुएं। तो धातुएं कौन कौन सी है, तांबा, कांसा और सोना। तो 5 प्रकार के पत्र, 3 प्रकार की धातुएं और शंख व फायांस, ये हमें क्या चाहिए, मनके बनाने के लिए जो प्रयुक्त कच्ची सामग्री है वो है। ठीक है। तो देखो, शिल्प उत्पादन पढ़ रहे हैं। शिल्प उत्पादन में हमने देखो पहले 5 कार्य देखे कि शिल्प उत्पादन में कौन कौन से कार्य होते हैं। तो मनके बनाना, शंख की कटाई, धातु कर्म, मुहरों का निर्माण व बाटों का निर्माण, ये 5 कार्य थे। उनमें जो मुख्य कार्य था वो था मनकों का निर्माण। तो मनकों के निर्माण में क्या प्रयुक्त होते हैं, कार्निलियन, जेस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज व शेलखड़ी नामक पत्र प्रयोग होते हैं। और कुछ धातुएं होती है जैसे तांबा, कांसा, सोना, और कुछ अन्य पदार्थ होते हैं जैसे शंख व फायांस। इनकी सहायता से क्या होता है, मनकों का निर्माण होता है। तो मनकों का निर्माण किन किन आकृतियों में हो सकता है, किन जो मनके हैं उनका आकार क्या क्या हो सकता है। तो देखो, मनकों का आकार चक्राकार हो सकता है, रिंग जैसा हो सकता है, बेलनाकार सिलेंडर जैसा हो सकता है, और गोलाकार स्फेयर जैसा हो सकता है, वह ढोलाकार और खंडित, ये सभी के आकार है मनकों के आकार। तो देखो, 5 प्रकार के तो कार्य देखे शिल्प उत्पादन के, 5 प्रकार की पत्थरों से मनकों का निर्माण देखा, 3 धातुएं देखी व 2 अन्य पदार्थ देखे। अब आकार कौन कौन सा है, चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार व ढोलाकार। बनाते कैसे हैं, देखो पहले तो पत्र को क्या करते हैं, एक ज्यामितीय आकृति में तोड़ लेते हैं। जैसे ये वर्गाकार हो गया, आयताकार हो गया, गोलाकार हो गया या बेलनाकार हो गया, इस आकृति में तोड़ लिया। फिर क्या करते हैं, एक शेलखड़ी नामक पत्थर लेते हैं जो एक मुलायम पत्थर है, उसका चूरा करते हैं और चूर्ण से ढांचे बनाते हैं, संचा बना लेते हैं, और उस संचे में क्या करते हैं, इन मनकों को डालते हैं। आगे बात समझ में। देखो, पहले क्या कर लेंगे, एक पत्थर लेंगे और उस पत्थर की ज्यामितीय आकृति का निर्माण करेंगे। फिर क्या करेंगे, एक शेलखड़ी नामक मुलायम पत्थर लेंगे जिसका चूरा करेंगे, चूर्ण करेंगे, चूर्ण के साथ सांचे को बनाएंगे जिसमें मनकों को क्या करेंगे, ढालेंगे। और अगला कौन सा है, कार्निलियन एक लाल रंग व पीले रंग का पदार्थ है जिसको आग में पकाकर क्या करते हैं, मनके बनाते हैं। तो देखो, ये आपको समझ में आ गया होगा। हम इसको थोड़ा सा बोर्ड पर समझ लेते हैं। ये लो, अपना बोर्ड आ गया, इसको समझते हैं। देखो, दिखाई तो दे रहा होगा, और दे रहा है। चलो समझते हैं क्या है शिल्प उत्पादन। तो शिल्प उत्पादन में हम सबसे पहले देखेंगे कि जो 5 कार्य जो शिल्प उत्पादन में होते हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहला कार्य क्या था, पहला कार्य था मुहरे बनाना। दूसरा मनके बनाना, ठीक है। और तीसरा कार्य आपका क्या था, बाट बनाना। मुहरे हो गए, मनके हो गए, बाट हो गए। और कौन कौन से कार्य थे, तो चौथा कार्य क्या हो गया, देखो मनके हो गए, शंख की कटाई व धातु कर्म। क्या है, शंख की कटाई व धातु कर्म।
शंख की कटाई व धातु कर्म। ये सारे के सारे क्या हो गए, शिल्प उत्पादन के जो कार्य होते हैं वो हो गए। ठीक है, उसके बाद हमने ये पढ़ा कि जो मनके बनाते हैं, किसका निर्माण करते हैं हम, मनकों का, मनकों का निर्माण, मनकों का निर्माण। तो जो मनके बनाते हैं तो उन मनकों के निर्माण में जो प्रयुक्त कच्चा पदार्थ होता है वो कौन कौन से होते हैं, तो वो भी 5 थे। तो पहले क्या थे, 5 प्रकार के पत्थर थे। तो उन पत्थरों में क्या क्या था, एक तो था शेलखड़ी, शेलखड़ी नामक पत्थर से ही मोहरें बनाई जाती थी, यह तो आपको पता ही होगा। दूसरा क्या था, शेलखड़ी था, कार्नीलियन था, कार्नीलियन, ये लाल व पीले रंग का, लाल रंग का पदार्थ होता है। तीसरा जेस्पर था, जेस्पर। चौथा जो पदार्थ था वो था क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज। और पांचवें जो पदार्थ पत्थर था वो कौन सा था आपका, स्फटिक, स्फटिक। ये 5 प्रकार के क्या थे आपके पत्थर थे। 3 प्रकार की धातुएं थी। धातुएं कौन कौन सी थी, देखो, सोना था, कांसा था और तांबा था। ये तो थी धातुएं। और कुछ अन्य पदार्थ भी थे, वो क्या थे, उनमें एक तो था शंख और दूसरा कौन सा था, फयांस। इन पदार्थों से क्या करते हैं आप, मनकों का निर्माण करते हैं। अब देखो, मनकों का निर्माण करता है तो वो मनकों को कुछ ना कुछ आकार देना होगा। तो जो मनकों का आकार है वो कौन सा है, तो ये देखते हैं कि जो मनके हैं उन मनकों का आकार कौन कौन सा है, मनकों का आकार। ठीक है, तो मनकों का आकार एक तो चक्राकार हो सकता है, एक वर्गाकार हो सकता है, वर्गाकार, ढोलाकार, बेलनाकार, बेलनाकार व गोलाकार। ये क्या है, ये सारे के सारे हैं उन मनकों का क्या है, आकार। आगे बात समझ में। अब देखो, हमने ये पढ़ लिया शिल्प उत्पादन में कौन कौन से कार्य होते हैं, मुहरे बनाना, मनके बनाना, बाट बनाना। ठीक है, उसके बाद क्या देखा, शंख की कटाई व धातु कर्म। ये सब कार्य किसमें है, शिल्प उत्पादन में। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है, मनकों का निर्माण। तो मनकों के निर्माण के लिए हमें क्या चाहिए, पत्थर चाहिए, शेलखड़ी नामक, कार्नीलियन, जेस्पर, क्वार्ट्ज और स्फटिक। ये 5 प्रकार के पत्थर चाहिए। कुछ धातुएं चाहिए, वो धातुएं कौन कौन सी है, सोना, कांसा, तांबा। और अन्य क्या चाहिए, शंख व फयांस। ये तो चाहिए हमें मनके बनाने के लिए जो कच्चे पदार्थ है वो। फिर उसके आधार पर हम क्या करेंगे, मनकों का आकार देंगे, कौन कौन सा, चक्राकार, वर्गाकार, ढोलाकार, बेलनाकार व गोलाकार। ये तो दे दिए हमने क्या, इनके आकार। अब देखो मनकों का निर्माण कैसे करेंगे, वो तो कच्चा सामग्री थी और ये आकार हो गया। अब देखो निर्माण, निर्माण की प्रक्रिया, निर्माण प्रक्रिया, निर्माण प्रक्रिया में देखो, निर्माण प्रक्रिया में आप क्या पहले क्या करोगे, जो पत्थर है आपके पास उनकी क्या करोगे, ज्यामितीय आकृतियां बनाओगे, ज्यामितीय आकृतियां। ठीक है, ज्यामितीय आकृतियां बना ली। फिर क्या करोगे, जो शेलखड़ी है, शेलखड़ी, शेलखड़ी जो पत्थर है उसका क्या करोगे आप, पहले तो पत्थर की ज्यामितीय आकृतियां बना ली, फिर शेलखड़ी नामक पत्थर है उसका चूर्ण बनाओगे, चूर्ण से सांचे का निर्माण करोगे और सांचे में क्या बनाओगे आप, मनकों का, मन के डालोगे, डालना, मन के डालना। ये काम आप इस किस में करोगे, शेलखड़ी नामक पत्र से बनाया हुआ चूर्ण, चूर्ण से बनाया हुआ सांचा, सांचे से आप क्या करोगे, उसमें मन के डाल लोगे। ठीक है, तीसरा काम क्या करोगे आप, जो कार्नीलियन है, कार्नीलियन, कार्नीलियन क्या है, कार्नीलियन लाल व पीला रंग का क्या है, पदार्थ है। उसको क्या करते हैं हम, आग में पकाकर मनके बनाते हैं, आग में पकाकर क्या करते हैं, मनके बनाते हैं। ठीक है, ये सब हमने क्या कर लिया, मन के निर्माण की प्रक्रिया में समझ ली। अब आगे क्या करते हैं, देखो ये पूरी प्रक्रिया को एक साथ समझे। तो पहले क्या करेंगे, पत्थरों को तोड़ेंगे, तोड़ दिया, फिर उसकी क्या करेंगे, छंटाई करेंगे, छंटाई के बाद क्या करेंगे, घिसाई करेंगे, उसको घिसेंगे, घिसाई, घिसाई करने के बाद उसको चिकना करेंगे,
चिकना करने के बाद क्या बन जाएंगे, मन के बन जाएंगे। ठीक है, ये बात आपने क्या कर ली, समझ लिया। थोड़ा आगे और समझते हैं, देखो इसको। ये तो पढ़ लिया। देखो, मन के निर्माण की प्रक्रिया में ठोस पदार्थों को ज्यामितीय आकृति देंगे, शैलखड़ी नामक पत्थर से चूर्ण के ढांचे बनाएंगे और उसके बाद उसमें डाल देंगे, और कार्निलियन लाल व पीले रंग का पदार्थ है जिसको आग में पकाकर क्या करेंगे, मन के बनाएंगे। ठीक है, अगला देखें। देखो, हाँ अगला देखो, पत्थरों की अपरिष्कृत आकृति में तोड़ा, बारीक सल किए, घिसाई की, पिसाई की, और उसके बाद क्या कर दिया, छेद कर दिया। संघ में बनाएंगे क्या, चूड़ियाँ, कचरियाँ और पिचकारियाँ। चलो देखो, अब है जो वन वर्ड वाले सवाल कि जिनके उत्तर आपको एक शब्द में देने होते हैं या वस्तुनिष्ठ दिए होते हैं। अब ऐसे दो ऑप्शन दे देंगे, फिर उनमें से आपको एक जो उत्तर होगा वो चुनना होगा। तो वो देखो प्रश्न कौन कौन से हैं कि आपने कह दिया कि सर देखो कि जो हमें पत्र मिले हैं उनमें ये छेद किया जाता था, पॉलिश की जाती थी, ये सब किया जाता था, तो कुछ साक्ष्य मिले हैं क्या उनके? तो देखो साक्ष्य मिले, मनकों में छेद करने के जो उपकरण मिले हैं वो कहाँ पर मिले हमें, चनहूदड़ो, लोथल व धोलावीरा। याद आया? वापस देखो, मनकों में छेद करने के उपकरण मिले कहाँ से, चनहूदड़ो, लोथल व धोलावीरा से। हड़प्पा सभ्यता की जो समुद्र तट पर जो बसी हुई बस्तियां थी वो कौन सी थी, नागेश्वर व बालाकोट। कौन कौन सी, नागेश्वर व बालाकोट। हड़प्पा सभ्यता में जो शंख है वो प्राप्त हुए कहाँ से, नागेश्वर व बालाकोट से। वह हड़प्पा सभ्यता के जो बंदरगाह है वो कौन कौन से थे, लोथल व चनहूदड़ो। देखो इनको याद रखना है, सीधा सीधा सवाल आएगा। और जो जब ये पार्ट पूरा हो जाएगा तो मैं आपको जो पुराने सवाल है जो बोर्ड ने पूछे हैं उन सवालों को करवाऊंगा, तो मैं बताऊंगा देखो ये सवाल मैंने वहाँ पर बताया था आपको कि बोर्ड में इस प्रकार का सवाल आता है। तो एक बार वापस देखें। देखो, छेद करने के उपकरण चनहूदड़ो और लोथल और धोलावीरा। तो देखो इन दोनों को वापस याद रखना, इन जो ये नाम है इनको याद रखना। क्यों, चनहूदड़ो में क्या है और लोथल में क्या है। छेद करने के उपकरण के साथ साथ बंदरगाह भी है, धोलावीरा से जलाशय के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, और लोथल व धोलावीरा से हमें क्या मिला है, दोहरी प्राचीर युक्त किलेबद्ध जो संरचना है वो भी मिली है। और नागेश्वर व बालाकोट से क्या मिला है, शंख के निर्माण मिले हैं, और ये जो समुद्र तट पर स्थित क्या है, बस्तियां हैं। याद हो गया ना? एक बार और पढ़ लेना, जैसे मैं पूछूं तो आप सवालों के जवाब दे देना, वो मुझे सुनाई दे देगा। जैसे अब मैं आपको जैसे इनको रख लेता हूँ फिर पूछता हूँ, मनके के छेद करने के उपकरण कहाँ से मिले, तो आप उसका जवाब बोल दो। हड़प्पा सभ्यता की समुद्र तट पर स्थित बस्तियां कौन कौन सी है, तो उसका उत्तर दे दो। हड़प्पा सभ्यता में संघ कहाँ से प्राप्त हुए, तो उसके उत्तर दे दो। हड़प्पा सभ्यता में जो बंदरगाह स्थित है वो कौन कौन से, उनके जवाब दे दो। अब आप उनके जवाब दे दोगे तो आपको याद हो गया, वरना आप वापस देख लो। ठीक है, अब आप ये बताओ कि सर आपने इन स्थानों को पहचान कैसे की, कैसे पता लगाया कि आपने कि यही स्थल है जहाँ से आपको क्या मिले हैं कि ये बंदरगाह है, ये संघ प्राप्त हुए हैं और यहाँ से छेद करने के उपकरण प्राप्त हुए, आपने उनकी पहचान कैसे की? तो देखो पहचान करने के तरीके क्या होते हैं। शिल्प उत्पादन केंद्र की पहचान तो कैसे करते हैं, पुरातत्वविद उत्पादन केंद्र का पता लगाने के लिए निम्नलिखित वस्तुएं ढूंढते हैं। प्रस्तर पिंड यानी पत्थर के जो टुकड़े बचे हुए हैं वो, पूरे शंख यानी कि अगर कोई शंख का टुकड़ा मिलता है तो वो, तांबा अयस्क कि तांबे के जो टुकड़े मिलते हैं वो, अपूर्ण वस्तुएं, औजार व कूड़ा करकट। अगर ये कहीं पर मिले हैं तो देखो, मान लो आपको अगर ये पता करना हो कि आपको एक बिल्डिंग में भेजते हैं और आपको पता करना हो कि इस बिल्डिंग में क्या होता है, तो आप क्या करोगे, आप जाकर वहाँ पर जितनी भी वस्तुएं मिले आपको उसको देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पर क्या होता है। जैसे आप एक फैक्ट्री में गए जहाँ पर आपको कई सारे संगमरमर के टुकड़े मिलते हैं, तो आप क्या पता कर सकते हो कि यहाँ पर शायद मूर्तियों का निर्माण होता होगा, क्योंकि वहाँ पर संगमरमर के जो अलग अलग आकृतियों में टूटे हुए क्या मिले हैं, संगमरमर के पत्थर मिले। उसके हिसाब से आपने कह दिया कि यहाँ पर क्या होता था, मूर्तियों का निर्माण होता था। उसी हिसाब से मान लो कहीं पर आपको शंख के टुकड़े मिले हैं तो आप क्या कहोगे कि शायद यहाँ पर शंख का निर्माण होता होगा। कहीं पर तांबे के बहुत सारे बर्तन मिले हैं, भट्टियाँ मिली है, तो आप क्या कहोगे कि यहाँ पर तांबे के जो निर्माण हुआ करता था या तांबे से बनी हुई वस्तुओं का क्या होता था, निर्माण होता था। तो ये बात समझ में आ गई। कूड़ा करकट शिल्प उत्पादन की सबसे अच्छे स्रोत है, क्योंकि उपयोगी सामान को वो क्या करते थे, ले जाते थे।
अब मान लो आपको ये तो है नहीं कि कोई बस्ती है, वहाँ पर आप गए और देखा कि वहाँ पर कई सारी मूर्तियाँ बनाई हुई मिली, क्योंकि मूर्तियों को तो वो सही स्थान पर ले जाएंगे, लेकिन जो बचा हुआ टुकड़े हैं, जो कूड़ा करकट है, वो वहीं छोड़ देंगे। और उसके हिसाब से हमें अनुमान लगाना होगा कि शायद यहाँ पर इन वस्तुओं का क्या होता था, निर्माण होता था। आगे बात समझ में। तो देखो, आपने क्या पढ़ा, आपने पहले पढ़ा कि जो शिल्प उत्पादन होता है उनमें किस किस प्रकार के कार्य होते हैं। तो हमने 5 प्रकार के कार्य पढ़े। मन के बनाना, ठीक है, मुहरों का निर्माण, बाटों का निर्माण, धातुकर्म व शंख का कटाई, ये 5 प्रकार के कार्य होते हैं जो शिल्प उत्पादन में हम करते हैं। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि जो मनकों का निर्माण होता है वो किन किन से होता है। तो 5 प्रकार के पत्थर थे, उनमें शेलखड़ी था। शेलखड़ी के बाद हमने जेस्पर देखा, क्वार्ट्ज देखा, और भी कौन कौन से पत्थर थे आपके, शेलखड़ी था, कार्निलियन था, जेस्पर था, क्वार्ट्ज था और स्फटिक था। फिर उसके बाद कुछ धातुएं देखी, जैसे वो धातुएं कौन कौन सी थी, तांबा हो गया, कांसा हो गया, शंख हो गया, ये 3 प्रकार की धातुएं, और शंख व फायांस अन्य धातुएं थी। फिर हमने देखा कि जो मनके हैं उनका आकार कौन कौन सा हो सकता है। तो चक्राकार, वर्गाकार, ढोलाकार, बेलनाकार व गोलाकार, ये सब आकृतियों के क्या मिले, हमें मनके मिले। फिर हमने देखा कि जो मनके बनाने की प्रक्रिया कौन कौन सी है, कैसी है, वो देख लिया। और उसके बाद क्या देखा, कुछ वो स्थान देखे जहाँ से हमें ये साक्ष्य मिले हैं कि यहाँ पर ये धातुएं, ये पदार्थ हमें मिलते थे। अब देखते हैं आगे, माल प्राप्त करने की संबंधित नीतियाँ। अब देखो, माल प्राप्त करने संबंधित नीतियाँ, तो ये नीतियाँ कौन कौन सी है, माल प्राप्त करने संबंधित नीतियाँ, तो ये नीतियाँ कौन कौन सी हैं। तो शिल्प उत्पादन हेतु माल प्राप्त करने के लिए एक स्थानीय स्तर पर मिट्टी, पत्थर, लकड़ी तथा धातुएं प्राप्त करते थे। क्या, माल प्राप्त करने संबंधित नीतियाँ। शिल्प उत्पादन हेतु माल प्राप्त करने के लिए स्थानीय स्तर पर मिट्टी, पत्थर, लकड़ी, धातुएं क्या करते थे, प्राप्त करते थे। कि मान लो आपको कच्चा माल चाहिए, तो माल प्राप्त करने के लिए या जितनी भी वस्तुएं जो आपके आसपास के क्षेत्र में है उसको तो आप प्राप्त कर लोगे, और जो वस्तुएं आपके पास नहीं है, आपके आसपास के क्षेत्र में नहीं है, तो उन वस्तुओं को आप क्या करोगे, बाहर से मंगवाओगे। तो क्या होता है कि जो शिल्प उत्पादन है उस हेतु आपको क्या करना पड़ेगा, माल प्राप्त करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप जो स्थानीय क्षेत्र पर हमें क्या प्राप्त होता है, मिट्टी मिल जाएगी, पत्थर मिल जाएंगे, लकड़ी मिल जाएंगी व धातुएं मिल जाएंगी। ठीक है, अब इनको आपको अपने शिल्प उत्पादन केंद्र तक लाओगे, तो लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, परिवहन। तो परिवहन के साधन कौन कौन से थे, तो परिवहन के साधन कौन कौन से थे, बैलगाड़ी थी, जो क्या करती थी, मिट्टी के बने खिलौने ये संकेत करते हैं कि सामान व लोगों को लाने के लिए जो स्थल मार्ग था वो उसका क्या करते थे, प्रयोग करते थे। और मुख्य साधन कौन सा था, बैलगाड़ी था। क्यों, क्योंकि हमें कुछ मिट्टी के बने हुए खिलौने मिलते हैं जिनमें हमें एक बैल है, बैल के पीछे जो खिलौने उसको ले जाते हुए गाड़ी मिलती है। तो उस बैलगाड़ी के खिलौने से हम कह सकते हैं कि जो परिवहन है उस परिवहन के साधनों में क्या था, बैलगाड़ी का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, उसके बाद दूसरा मार्ग कौन सा हो सकता है, संभवतः सिंधु तथा उसकी उपनदियों का उपयोग जलमार्ग के परिवहन में भी किया जाता था। यानी कि जो माल प्राप्त करने की नीतियां हैं उसमें 2 प्रकार के हो सकते हैं, या तो आप अपने स्थानीय क्षेत्र से मंगा लो या बाहर से मंगा लो। तो स्थानीय क्षेत्र से मंगाने के लिए आप क्या मंगा सकते हो, मिट्टी, पत्थर, लकड़ी और धातु मंगा सकते हो। तो मंगाने के लिए आपको कुछ साधन चाहिए होंगे। तो हम कहते हैं कि हमें बैलगाड़ी के मिट्टी के बने हुए खिलौने मिलते हैं, तो शायद बैलगाड़ी का प्रयोग स्थल मार्ग से सामान व लोगों को ले जाने के लिए किया जाता था। और सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों का उपयोग जलमार्ग से परिवहन के लिए भी किया जा सकता होगा। तो ये तो थी माल प्राप्त करने की नीतियों में पहली नीति, स्थानीय क्षेत्र से माल प्राप्त करना। अब दूसरा है विदेश से या स्थानीय क्षेत्र के अलावा माल प्राप्त करने की जो नीतियाँ वो क्या है। तो वो देखो, उपमहाद्वीप व उसके आगे के क्षेत्र से माल प्राप्त करना। तो देखो, उपमहाद्वीप का मतलब क्या होता है कि महाद्वीप का जो छोटा सा टुकड़ा होता है उसको हम क्या कह देते हैं, उपमहाद्वीप कह देते हैं। कि महाद्वीप जैसा ही हो लेकिन महाद्वीप जैसा बड़ा ना हो। ठीक है, उसके आगे से माल प्राप्त करने की नीतियाँ। तो क्या है, हड़प्पावासी शिल्प उत्पादन हेतु कच्चा माल प्राप्त करने के लिए मुख्यतः 2 तरीके अपनाते थे। वो 2 तरीके कौन कौन से हैं, या तो बस्तियां बसा लो या फिर अभियान भेजकर। अब बस्तियां बसाना का मतलब क्या है कि जिस क्षेत्र से आपको कई सारा माल प्राप्त होता है तो उस
क्षेत्र में ही आप क्या कर लो, बस्तियां बसा लो, वहाँ से कच्चा माल लाने के बजाय क्या करो, वहीं से आप क्या कर लो, पक्के माल का निर्माण कर लो और वहाँ से वो माल ले आओ। ठीक है। और दूसरा है अभियान भेज कर, कि किसी जगह पर आप अभियान भेजो और वहाँ से सिर्फ कच्चा माल ही ले आओ। ठीक है। तो बस्तियां बसाकर कौन कौन सी बस्तियां बसाई और वहाँ से क्या क्या माल प्राप्त होता है। तो देखो, संघ प्राप्ति हेतु कहाँ पर बस्तियां बसाई, नागेश्वर व बालाकोट। यहाँ पर ही क्यों बस्तियां बसाई, क्योंकि आपको पता है कि नागेश्वर व बालाकोट से किसका निर्माण होता है, ये दोनों समुद्र तट के इलाके हैं और समुद्र तट के जो इलाके होते हैं वहाँ पर शंख आसानी से हमें प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए क्या किया कि शंख प्राप्ति हेतु जो स्थलों पर जहाँ पर बस्तियां बसाई वो कौन कौन सी थी, नागेश्वर व बालाकोट। आगे बात समझ में। दूसरा, नीले पत्र की जो लार्जवर्द मणि है, क्या, नीले पत्र की लार्जवर्द मणि, वो कहाँ से प्राप्त होती है, सूरतगही नामक स्थान से। वो कहाँ पर है, अफगानिस्तान पर। ठीक है। तो अब आपको अगर ये शब्द सुनाई दे रहा है, कौन सा, सूरतगही नामक स्थान, तो आपको एक सवाल और याद आ रहा होगा। अब वो सवाल क्या है कि सूरतगही नामक स्थान से हमें क्या मिला था, नहरों के साक्ष्य मिले थे। वो कहाँ से मिले थे, सूरतगही नामक स्थान, अफगानिस्तान से। अब यहाँ पर हमें क्या मिला रहा है, लार्जवर्द मणि, जो किस रंग की होती है, नीले रंग की होती है, और वो हमें कहाँ से प्राप्त होती है, सूरतगही नामक स्थान, अफगानिस्तान से। ठीक है। अब कार्निलियन, जो नीले व लाल रंग, पीले व लाल रंग का पदार्थ होता है, जिसको पकाकर हम किसका निर्माण करते हैं, मनकों का निर्माण, उसको प्राप्त करने के लिए जो बस्तियां बसाई थी वो कहाँ पर बसाई थी, भेड़ोच नामक स्थान, गुजरात से। ठीक है। तो देखो वन लाइनर आज के दिन में कितने सवाल हो गए, 6 सवाल हो गए। अब वो 6 सवाल कौन कौन से हैं उनको समझो। ठीक है। तो जो देखो पहला सवाल क्या है, जो पहला सवाल है आप लोगों के सामने वो समझो। आपके सामने जो पहला सवाल है वो ये रहा कि संघ प्राप्ति के स्थल की कौन कौन से थे, तो नागेश्वर व बालाकोट। और नीले पत्र की लार्जवर्द मणि है वो कहाँ से प्राप्त होती है, सूरतगही नामक स्थान, अफगानिस्तान से। और कार्निलियन कहाँ से प्राप्त होता है, बेनोच नामक स्थान, गुजरात से। ठीक है। अब जो सवाल जो हमने पहले पढ़ रखे हैं उनको भी एक बार क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। देखो, हमें जलाशय के साक्ष्य सबसे पहले कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो आप कहोगे सर जलाशय के साक्ष्य हमें सबसे पहले धोलावीरा से प्राप्त होते हैं। और मैं कहूँगा नहरों के साक्ष्य आपको सबसे पहले कहाँ पर प्राप्त होते हैं, तो आप कहोगे सूरतगही नामक स्थान, अफगानिस्तान से। ठीक है। फिर मैं कहूँगा बाजरे के साक्ष्य आपको कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो आप कहोगे सर गुजरात से हमें बाजरे का साक्ष्य प्राप्त होते हैं। फिर मैं आपसे पूछूंगा कि जूते हुए खेत के साक्ष्य आपको कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो आप कहोगे सर जूते हुए खेत के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, कालीबंगा, जो कि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, वहाँ से हमें क्या होती है, प्राप्त होती है। फिर मैं आपको पूछूंगा कि जो दोहरी फसलीकरण के साक्ष्य है वो कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो आप क्या कहोगे कि सर जो दोहरी फसल के जो हमें साक्ष्य हैं वो हमें कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। ये जो सवाल थे वन लाइनर थे। उससे जो पहले वाले पार्ट थे उसमें जो वन लाइनर सवाल थे वो क्या थे कि एडी का मतलब क्या आता है, तो एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी का मतलब होता है ईसा के जन्म वर्ष से, और बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा के जन्म वर्ष से पूर्व से। तो ये बातें मैंने आपको रिवाइज करा दी और शायद आपको याद हो गई होगी। तो देखो, माल प्राप्त करने की जो नीतियां थी उनमें पहली नीति थी स्थानीय स्तर पर और दूसरी थी उपमहाद्वीप के आगे से। तो उपमहाद्वीप से आगे जो माल प्राप्त करना होता है उसके लिए आप 2 नीतियां अपनाते हो। क्या, पहला तो बस्तियां बसाकर, दूसरा अभियान भेजकर। तो जो बस्तियां बसा रहे हो आप वो कैसे, कौन कौन सी जगह है, नागेश्वर, बालाकोट, सूरतगही व भेड़ोच। अब अभियान कहाँ भेजते हो आप, तो तांबा प्राप्त करने के लिए अभियान हम भेजते हैं खेतड़ी अंचल में। वो कहाँ पर है, राजस्थान में। अगर आपको मान लो जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल है उनमें मनकों का निर्माण हो रहा है या कोई और शिल्प उत्पादन का कार्य हो रहा है, तो उसके लिए क्या चाहिए, कच्चा माल चाहिए। तो कच्चा माल में तांबा भी कच्चा माल है, तो उसको प्राप्त करने के लिए ये क्या करते थे, अभियान भेजते थे। अभियान कहाँ भेजते थे, खेतड़ी अंचल, राजस्थान में। ठीक है। और दूसरा, सोने के लिए जो अभियान भेजते थे वो कहाँ पर भेजते थे, दक्षिण भारत में सोने के लिए अभियान भेजते थे। तो 3 तो ऊपर वाले सवाल हो गए, 2 ये हो गए कि तांबे के लिए अभियान कहाँ भेजते थे, तो खेतड़ी अंचल, राजस्थान, और सोने के लिए दक्षिण भारत में। अब इनके साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, देखो खेतड़ी वाला हम कैसे कह सकते हैं कि खेतड़ी से ही तांबा भेजा जाता था, तो इसके जवाब देखो, साक्ष्य खेतड़ी से मिले साक्ष्यों को पुरातत्वविदों ने गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का नाम दिया। अब ये अगला सवाल बन गया आपके लिए, क्या कि खेतड़ी से मिले जो साक्ष्य हैं उनको जो पुरातत्वविद है उन्होंने क्या नाम दिया,
तो उन्होंने क्या नाम दिया, गणेश्वर जोधपुर संस्कृति। क्या, गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति, जोधपुर नहीं है, क्या है, जोधपुरा संस्कृति। ठीक है। इस संस्कृति से प्राप्त मर्दबांड हड़पाई मर्दबांड से क्या है, भिन्न है। देखो मैंने क्या कहा कि जो संस्कृति शब्द है उसको मैंने पहले ही जो आपकी कक्षा हुई थी उसमें बता दिया था कि इसका अर्थ क्या होता है। तो देखो इन्होंने गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का नाम क्यों दिया, इसका नाम हड़प्पा संस्कृति भी दे सकते थे क्योंकि कुछ ना कुछ वस्तुएं तो हड़प्पा जैसी है, लेकिन इन्होंने इसका नाम क्या दिया, गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति। क्यों, क्योंकि इन लोगों की जो मर्दभांड शैली थी, यानी कि जो मिट्टी के बर्तन बनाने की जो स्टाइल थी वो क्या थी, वो जो हड़प्पावासी थे उससे जो प्राप्त मर्दभांड थे उससे क्या थी, थोड़ी अलग थी। इस वजह से जो पुरातत्वविद है उन्होंने जो खेतरी अंचल से मिले साक्ष्य हैं उनको क्या नाम दिया है, गणेश्वर जोधपुर संस्कृति। आगे बात समझ में, तो चलो आगे पढ़ते हैं। हमने स्थानीय क्षेत्र से माल प्राप्त कर लिया और उपमहाद्वीप से माल प्राप्त कर लिया। उपमहाद्वीप में राजस्थान और हम दक्षिण भारत गए। अब हमें जाना है विदेशों में, सुदूर का मतलब बहुत ज़्यादा दूर क्षेत्रों से संपर्क। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या हड़प्पावासी विदेशों से परिचित थे, क्या वहाँ से माल प्राप्त करते थे, अगर माल प्राप्त करते थे तो वो माल प्राप्त करने के लिए किन साधनों का प्रयोग करते थे और बदले में वो हमें क्या देते थे और हम उनको बदले में क्या देते थे। तो चलो हम पढ़ते हैं क्या, सुदूर क्षेत्रों से संपर्क। ठीक है। हड़प्पावासी विदेशों से तांबा अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्वी छोर पर स्थित ओमान से लाते थे। कहाँ से लाते थे, ओमान से। क्या, हड़प्पावासी विदेशों से तांबा अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्वी छोर पर स्थित ओमान देश से क्या करते थे, लाते थे। तो सीधा सा सवाल क्या पूछेंगे कि जो हड़प्पावासी है वो तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे। तो तांबा प्राप्त करने के लिए पहला तो था उपमहाद्वीप के क्षेत्र खेतड़ी अंचल जिसको गणेश्वर जोधपुर संस्कृति नाम दी। दूसरा ओमान देश है, वो कहाँ पर है, अरब प्रायद्वीप में स्थित है। ठीक है। दूसरा जो विदेशों से संबंध है वो कौन सा है, वो देखो। रासायनिक विश्लेषण ये दर्शाते हैं कि जो ओमानी तांबा है वह हड़प्पाई वस्तुओं दोनों में निकल के अंश पाए जाते हैं। क्या, कि जो हड़प्पाई तांबा है उसमें और जो हड़प्पाई वस्तुएं हैं उन दोनों में क्या मिलता है, हमें निकल मिलता है। तो ये निकल ये बताता है कि अगर कोई वस्तु दो जगह पर मिल रही है तो उसका मतलब यह है कि इन दोनों में आपस में क्या रहा होगा, कोई संबंध रहा होगा, है ना। तो हड़प्पाई वस्तुएं उनमें भी हमें निकल मिलता है और जो ओमान का तांबा है उस तो हड़प्पावासी क्या करते थे, ओमान से तांबे के बदले में क्या मांगते थे, हड़प्पाई मर्तमान देते थे। ठीक है। तो सुदूर क्षेत्रों से संपर्क में क्या करते थे कि जो हड़प्पावासी थे उनका संपर्क किससे था, ओमान देश से था। ओमान कहाँ पर है, अरब प्रायद्वीप में स्थित एक देश है। तो हम रासायनिक विश्लेषण करते हैं जब पदार्थों का, तो हम क्या देखते हैं कि जो ओमानी तांबा है उसमें भी हमें निकल मिलता है और जो हड़प्पाई वस्तुएं हैं उनमें भी हमें क्या मिलता है, निकल मिलता है। तो इसके हिसाब से हम कहते हैं कि दोनों का जो उद्भव है, यानी कि जो ये बस्तियां बसी थी वो साथ में ही बसी थी और एक दूसरे से इनका क्या था, संपर्क था। हड़प्पावासी ओमान को तांबे के बदले में क्या देते थे, हड़प्पाई मर्तमान देते थे। ये सारी की सारी वस्तु जो है क्या है, माल प्राप्त करने से संबंधित नीतियाँ हैं वो हमने पढ़ ली है। अब थोड़ा सा हम देख लें इनके साक्ष्यों के बारे में कि जो साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं वो कैसे हैं। देखो साक्ष्यों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। चलो साक्ष्यों के बारे में देखते हैं। मेसोपोटामिया से प्राप्त लेख में मगान शब्द का उल्लेख मिलता है जहाँ से तांबे में क्या मिलता था, निकल मिलता था। देखो अगर मान लो एक क्षेत्र है जिससे प्राप्त तांबे में हमें क्या मिलता है, निकल मिलता है। अभी हमने क्या देखा कि जो हमारा ओमान था उसमें भी निकल मिलता है और जो मेसोपोटामिया में एक शब्द मिलता है मगान, उसमें भी क्या मिलता है, तांबा मिलता है। तो क्या हम कह सकते हैं कि जो मेसोपोटामिया से प्राप्त लेख में एक शब्द मिलता है जिसका नाम क्या है, मेलुहा। तो मेलुहा नामक स्थान पर उल्लेख मिलता है कि जहाँ से लार्जवर्द मणि, कार्नेलियन, तांबा व सोना प्राप्त होता था। ठीक है। अब एक बार इन वाक्यों को सिर्फ सुनो। मेसोपोटामिया के लेख में मेलुहा को नाविकों का देश कहा जाता है जहाँ तुम्हारा पक्षी हाजा पक्षी हो
और उसकी आवाज़ राजप्रसाद में सुनाई दे। ऐसा वाक्य में मिलता है लिखा हुआ कहाँ पर? मेसोपोटामिया के एक लेख में, जिसमें यह कहता है कि मेलुहा जो एक नाविकों का देश है, वहाँ पर एक पक्षी होगा जिसे हाजा पक्षी कहते हैं। उसकी आवाज़ क्या करती है, जो राजप्रसाद है उसमें क्या करती है, सुनाई देती है। अब मुझे एक बात बताओ, लार्जवर्द मणि कहाँ से मिलती है? तो आप कहोगे सर अफगानिस्तान से मिलती है। कार्निलियन कहाँ से मिलता है? तो बेनोच गुजरात से मिलता है। तांबा कहाँ से मिलता है? तो खेतड़ी राजस्थान से मिलता है। और सोना कहाँ से मिलता है? तो दक्षिणी भारत से मिलता है। तो जो मेसोपोटामिया में एक शब्द दिखाई देता है मेलुआ, तो वो क्या मेलुआ वो भारत है? क्या मेलुआ का मतलब सिंधु घाटी सभ्यता है? तो देखो इसको। दूसरा वो क्या कहता है कि जो मेसोपोटामिया का एक लेख है उसमें जो मेलुआ शब्द मिलता है उसका मतलब क्या है, नाविकों का देश। और उसमें ये कहता है कि जो तुम्हारा पक्षी है हाजा पक्षी, और वो राजप्रसादों में क्या करे, सुनाई दे। अब देखो इस पूरी कहानी को हम क्या करते हैं, इस पेपर पर समझते हैं। देखो वो समझने के लिए हमारी हेडिंग क्या थी? हमारी हेडिंग थी माल प्राप्त करने की नीतियाँ। तो उसको एक एक करके हम थोड़ा सा समझते हैं। देखो जो हेडिंग है वो अपनी क्या है, वो है माल प्राप्त करने की नीतियाँ। माल प्राप्त करने की नीतियाँ, ये नीतियाँ, माल प्राप्त करने की नीतियाँ, ये अपनी क्या है, हेडिंग है, जिसको अब हमने समझना है। तो देखो माल प्राप्त करने के लिए वो क्या करते थे, कुछ स्थानीय क्षेत्र से स्थानीय क्षेत्र से माल प्राप्त करते थे। तो जो स्थानीय क्षेत्र से माल प्राप्त करते थे वो माल कौन कौन सा हुआ करता था? तो वो वहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, मिट्टी मिल जाएगी, मिट्टी कह दो या बालू कह दो, ठीक है। पत्थर मिल जाएंगे आपको, ठीक है। और मिट्टी मिल गया, पत्थर मिल गया, कुछ धातुएं भी आपको आपके स्थानीय क्षेत्र से मिल जाएगी, ठीक है। अब आप इनका परिवहन कर सकते हो, ठीक है। तो परिवहन के साधन आपके सामने यह है, बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी से आप क्या कर सकते हो, जो स्थल मार्ग है वहाँ से माल प्राप्त कर सकते हो। और सिंधु नदी से जलमार्ग का भी आपका एक विकल्प है जो खुला मिलता है, ठीक है। जो दूसरा है आपके सामने नीतियाँ, वो क्या है, उपमहाद्वीप से। कहाँ से? उपमहाद्वीप से। तो उपमहाद्वीप से प्राप्त करने की भी दो नीतियाँ। पहला है बस्ती बसाकर, ठीक है। और दूसरा क्या है, अभियान भेजकर। ये दूसरा आपको समझ में आ रहा है। अच्छा चलो, तो जो बस्ती बसाकर है कि बस्तियां बसा रहे हो ना आप, तो उन बस्तियों में कौन कौन सी बस्तियां बसाई? तो आपने नागेश्वर व बालाकोट, यहाँ से आपने क्या किया, संघ प्राप्त किया, ठीक है। और नागेश्वर व बालाकोट से संघ प्राप्त कर लिया। और जो छेद करने के उपकरण है, नागेश्वर व बालाकोट से आपने क्या किया, आपने संघ प्राप्त कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या प्राप्त करना है, कार्निलियन आपने कहाँ से प्राप्त की, बेड़ोंच से। कार्निलियन कहाँ से प्राप्त की, बेड़ोंच से। ये बात आपको याद होगी, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या था तरीका उपमहाद्वीप से माल प्राप्त करने का, वो था अभियान भेजकर, कि उपमहाद्वीप में आपका क्या करो, अभियान भेजो। तो अभियान भेजने के लिए आपने क्या किया, दो स्थानों पर अभियान भेजा। जो पहला स्थान था वो कौन सा था, खेतड़ी कहाँ पर है, राजस्थान में। कहाँ पर है, राजस्थान। वहाँ से आप क्या करते हो, तांबा प्राप्त करते हो। क्या प्राप्त करते हो, तांबा प्राप्त करते हो, ठीक है। और जो दूसरा स्थान है वो कौन सा है, दक्षिण भारत में KGF है ना, कोलार गोल्ड फील्ड्स, वहाँ से सोना प्राप्त होता है। तो दक्षिण भारत से हमें क्या प्राप्त होता है, सोना। यह आपका सोना हो गया। जो आप लोगों ने अभी फिल्म आई थी वो देखी होगी, KGF 1 और 2, रॉकी भाई वाली। वहाँ पे जो KGF है उसका मतलब होता है कोलार गोल्ड फील्ड्स, वो दक्षिण भारत में स्थित सोने की खदानें हैं, ठीक है। तो ये दूसरा क्या था, पहला था बस्तियां बसाकर, और दूसरा कौन सा है, अभियान भेजकर। अब
स्थानीय क्षेत्र से हो गया, उपमहाद्वीप से हो गया। अब जो अगला है अपना वो कौन सा है? सुदूर क्षेत्रों से संपर्क। सुदूर क्षेत्रों से संपर्क, ठीक है। तो सुदूर क्षेत्रों में किन क्षेत्रों से आपका संपर्क है वो देखो। तो सुदूर क्षेत्रों में जो पहला संपर्क हमने देखा वो है ओमान से। कहाँ से है? ओमान से। तो ओमान कहाँ पर है? ओमान है अरब प्राय द्वीप में। अरब प्राय द्वीप में कहाँ पर है? अरब प्राय द्वीप में। और वहाँ से हमें क्या प्राप्त होता है? वहाँ से हमें तांबा प्राप्त होता है। तो इस तांबे की विशेषता क्या है? इस तांबे की विशेषता ये है कि इस तांबे में हमें क्या प्राप्त होता है? निकल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? निकल प्राप्त होता है। और इसके बदले में हमें क्या देते थे? हम इन्हें क्या देते थे? हम इन्हें देते थे मर्तबान। मर्तबान, मर्तबान का मतलब होता है शायद कोई सामान रखने का बर्तन वगैरह होता होगा, इसको हम कहते हैं मर्तबान या हड़पाई मर्तबान। हड़पाई मर्तबान इन्हें देते थे, ठीक है। ये था ओमान। और दूसरा जो हमारा संपर्क हमसे कहीं पर अगर हमें मिल रहा है तो वो स्थान कौन सा है? वो स्थान हमारा जो दूसरा स्थान है वो है मेसोपोटामिया। क्या है? मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया। इस मेसोपोटामिया से हमें कुछ लेख मिलते हैं। क्या लेख मिलते हैं? जो लेख है उस लेखों को समझो। लेख में हमें मिलता है, एक शब्द मिलता है मगान। मगान के बारे में ये क्या कहता है कि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोग हैं वो अपने लेख में कहते हैं कि हमें एक मगान नाम का देश मिलता है, वहाँ से हम क्या मंगाते हैं? तांबा मंगाते हैं। क्या मंगाते हैं? तांबा। और उस तांबे में हमें क्या मिलता है? निकल मिलता है, कुछ मात्रा में निकल मिलता है, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, सर अभी हमने भी तो तांबा मंगाया था ना ओमान से, और वहीं से भी हमें क्या मिलता है? निकल मिलता है। तो क्या जो ये मगान है क्या वो ओमान है क्या? बताओ देखिए। तुलना करने का कारण, क्योंकि जो मेसोपोटामिया का मगान है वहाँ से हम क्या मंगाते हैं? तांबा, और उस तांबे में हमें क्या मिलता है? निकल। और दूसरा क्या है कि जो हड़प्पावासी है वो ओमान से क्या मंगाते हैं? तांबा, और उस तांबे में भी हमें क्या मिलता है? निकल। तो क्या ओमान ही मगान है और मगान ही ओमान है, कि जो शक्तिमान है वही गंगाधर है और गंगाधर ही शक्तिमान है? तो देखो, जो मेसोपोटामिया में जो मगान शब्द का उल्लेख मिलता है वो मगान क्या है? आपका वर्तमान समय का ओमान है, ठीक है। और दूसरा जो जानकारी मिलती है वो मिलती है मेलुहा के बारे में। मेलुहा का मतलब है नाविकों का देश। नाविकों का देश। क्या है? नाविका को देश। इस नाविकों के देश हैं जो मेसोपोटामिया के लोग हैं। जो मेलुहा नामक स्थान है उससे जो मेसोपोटामिया का जो लोग हैं वो क्या मंगाते हैं? वो लार्ज वर्द मणि मंगाते हैं। लार्ज वर्द मणि, ठीक है। कार्निलियन मंगाते हैं। कार्निलियन। अब आप कहोगे कि सर ये जो लार्ज वर्द मणि है जो अफगानिस्तान से मिलती है, कार्निलियन हमें यहाँ से मिलता है गुजरात से हैं, तो ये दोनों स्थान तो हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता के हैं। और इसके बारे में जो जानकारी वो हमें मिलती है मेसोपोटामिया में। तो जो मेलुहा है क्या वही मेसोपोटामिया है? सॉरी, क्या जो मेलुहा है वही आपका सिंधु घाटी सभ्यता है? तो हाँ, कि जो मेसोपोटामिया में जो मेलुहा शब्द प्रयोग हुआ है वो किसके लिए प्रयोग हुआ है? वो सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा के लिए प्रयोग हुआ है। हड़प्पा के लिए प्रयोग हुआ है। तो क्या और भी ऐसे नाम मिलते हैं? जैसे मगान को आपने ओमान कह दिया, मेलुहा को आपने सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा कह दिया, तो जो और भी नाम है, तो हाँ एक नाम और है बहरीन। क्या नाम है? बहरीन। बहरीन को इसने क्या नाम दिया है? तो बहरीन को इसने नाम दिया दिलमुन। क्या नाम दिया? दिलमुन। तो दिलमुन का मतलब क्या है? बहरीन। क्या नाम है? बहरीन द्वीप। क्या नाम है? बहरीन द्वीप। तो देखो आज की जो मैंने क्लास ली उसमें जो समझाया शायद आपको समझ में आया होगा। तो एक बार देखो मैं इसको ब्रीफली रिवाइज कर देता हूँ कि हमने पढ़ा क्या है और आपको क्या क्या याद रखना है। देखो, आपके जो एग्ज़ाम होगा उस एग्ज़ाम में सवाल क्या बनेगा? सवाल ये बनेगा कि पहला तो जो सवाल होगा वो होगा आपका शिल्प उत्पादन से, कि शिल्प उत्पादन को आप क्या करो? समझाओ। शिल्प उत्पादन में कौन कौन से कार्य होते हैं,
उसका उत्तर लिखने का जवाब देखो कैसे लिखोगे आप उसका आंसर। तो आप लिखोगे कि शिल्प उत्पादन में कौन कौन से कार्य होते हैं, ठीक है। मन के बनाने के लिए जो पदार्थ है वो कौन कौन से चाहिए, फिर मनकों का आकार कौन सा होगा, मनकों का आकार, फिर वह साक्ष्य दोगे आपकी कहाँ कहाँ से में क्या मिला है, और फिर उसको वापस क्या कर दोगे, समराइज कर दोगे। यह आपको लिखना होगा 200 शब्दों में। और वही मैं तो आपसे यही कहूँगा कि अगर आप इस वीडियो को देख पाते हो, उम्मीद है अगर देखोगे तो उसके जवाब लिखना अपने हिसाब से कि कैसा आप लिख पाते हो, कैसा मैंने पढ़ाया उस हिसाब से, और 200 शब्दों में लिख कर एक पिक्चर मेरे को भेज देना, टेलीग्राम कर देना। अगर आपको लिंक से नहीं पहुँच पा रहे हो टेलीग्राम चैनल पर तो आप ये लिख लेना, टेलीग्राम पर जाना और उसका सर्च बॉक्स होता है उसमें लिखना द रेड मून स्टडी STUDYS। तुम आपको वो लोगो दिखाई दे देगा और उस लोगो पे जाओगे तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। जो दूसरा सवाल है आपके लिए 200 शब्दों का, वो क्या है कि माल प्राप्त करने की नीतियाँ, क्या माल प्राप्त करने की जो नीतियाँ हैं उस पर आप क्या लिखो, टिप्पणी लिखो। क्या लिखो, टिप्पणी। और वो भी आपको कितने शब्दों में लिखनी है, 200 शब्द में इसके बारे में क्या लिखनी है, आपको टिप्पणी लिखनी है, ठीक है। और वही मेरी उम्मीद है जो आप समझदार हो गई। एक सवाल जो इसको आपको कमेंट में लिखना है कि मेसोपोटामिया, ये मेसोपोटामिया वर्तमान में कहाँ है, वर्तमान में कहाँ है। ये आपने 11वीं में पढ़ा होगा, लेकिन जवाब मैं यहाँ आपको किस चीज़ में चाहता हूँ, कमेंट बॉक्स में चाहता हूँ, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, ठीक है। धन्यवाद, अपना और अपनों का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत। लाइक, कमेंट व शेयर, जो सब्सक्राइब है वो भी कर देना।